गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम उस दिन क्लोरोफिल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बचे हुए दो वर्णक। दूसरे वर्णक हैं कैरोटीनॉइड्स। ये सहायक वर्णक हैं, मुख्य वर्णक नहीं है। मुख्य वर्णक तो क्लोरोफिल ही होता है। देखो, जैसा कि नाम है इनका कैरोटीनॉइड, तो इनकी खोज, जो कैरोटीनॉइड्स हैं, इनकी खोज कैरेट के अंदर की गई थी, इसलिए इसका नाम कैरोटीनॉइड रखा गया। और किसने की? वैज्ञानिक का नाम है वेकेनरोडर द्वारा की गई। ये फैटी कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि वसीय यौगिक हैं। कैसे हैं ये? वसीय यौगिक हैं। अब जब वसीय यौगिक हैं तो ये जल में अविलय होते हैं। ये पीले पीले, नारंगी या बैंगनी लाल होते हैं। पीले, नारंगी या बैंगनी लाल होते हैं। ये मोस्टली सभी जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो जीव होते हैं, उन सभी के अंदर ये पाए जाते हैं। ये अगर देखा जाए तो जो फाइटोल पूंछ होती है क्लोरोफिल की, उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार या उसकी जैसी संरचना वाले होते हैं। ठीक है। इनमें कार्बन जो होता है वो कार्बन श्रृंखला लंबी होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, कैरोटीन्स। तो ये कैरोटीन्स ये केवल हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। ये हाइड्रोजन कैरोटीनॉइड्स कहलाते हैं और ये लाल रंग के होते हैं। मेनली क्या होता है? ये लाल रंग के होते हैं और इनका मूलानुपाती सूत्र C14H56 होता है, C40H56 होता है। इसके एग्जाम्पल है लाइकोपीन, अल्फा कैरोटीन। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। लाइकोपीन टमाटर के अंदर, और अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। और देखो, बीटा कैरोटीन जो होता है, ये बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। ठीक है। यानी कि जो गोल्डन राइस बनाया गया है, उस गोल्डन राइस के अंदर एक जीन डाला गया है, जो जीन बीटा कैरोटीन का निर्माण करेगा। और यही बीटा कैरोटीन को जो हम खाएंगे तो ये हमारी सेल्स के अंदर विटामिन ए की पूर्ति करेगा। तो इसको ये गोल्डन राइस नाम दिया गया है, क्योंकि ये बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण सुनहरे रंग का हो जाता है, तो गोल्डन राइस। दूसरे हैं ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल्स ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। ये पीले या भूरे रंग के होते हैं। पीले या भूरे रंग के होते हैं। ठीक है। ये पौधों में बहुल्यता से पाए जाते हैं, यानी कि ये कैरोटीन की तुलना में पौधों में अधिक पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल के लिए इनका ल्यूटिन, जियाजेंथिन कुछ एग्जाम्पल हैं। जियाजेंथिन
क्रिप्टोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इनमें से ज़्यादातर मोस्टली आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, ये शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। जो तीसरे प्रकार के वर्णक हैं जिन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं, तो ये फाइकोबिली प्रोटीन्स या इन्हें शॉर्ट में फाइकोबिलिन्स भी कहते हैं। फाइकोबिलिन्स ये तीसरे प्रकार के यौगिक हैं। ये केवल शैवालों में पाए जाते हैं। ये भाई बात ध्यान रखना आप, ये शैवालों में पाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो फाइकोएरिथ्रिन्स और दूसरे होते हैं फाइकोसाइनिन्स। ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। तो फाइकोएरिथ्रिन्स रेड एल्गी में पाए जाते हैं जो रोडोफाइसी के सदस्य होते हैं, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं यानी कि साइनोफाइसी के सदस्य होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। तो ये रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी, ये आप पढ़ चुके हैं, और ये साइनोफाइसी। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हैं फाइकोएरिथ्रिन्स। ये रेड लाल रंग के होते हैं, रेड कलर के। ये ब्लू और ग्रीन कलर के होते हैं। साइनिन जहाँ पर आता है तो वो ब्लू ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ ये है कि ये वर्णक जो होते हैं ये हमेशा प्रोटीन के साथ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन हरे प्रकाश का और फाइकोसाइनिन नारंगी व लाल प्रकाश का अवशोषण करता है। ठीक है, अब मेन जो काम होता है इनका, चाहे वो कैरोटीनॉइड्स हैं चाहे वो फाइकोबिलिन्स हैं, इन दोनों का जो मुख्य काम होता है वो प्रकाश जो सूर्य का आ रहा है, सनलाइट, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इसे क्लोरोफिल के अणु को उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, क्लोरोफिल का अणु क्या है? मुख्य वर्णक है जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और सनलाइट जो आती है वो पता नहीं कौन कौन सी तरंगदैर्घ्य की आ रही है, ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, कुछ ब्राइट लाइट चमकीला प्रकाश भी आता है, कभी कभी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है जिससे क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपना नष्ट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स होते हैं ये दोनों इस तरह के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद ये उसे क्लोरोफिल के अणु को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे क्लोरोफिल का अणु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। देखो यहाँ अभी हम आगे पढ़ेंगे जब पता चलेगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, मात्र इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से या हाइड्रोजन परमाणुओं के आदान प्रदान से, हाइड्रोजन आयनों के जो प्रोटॉन होता है केवल उसके आदान प्रदान से एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये वर्णक हो गए। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के चरण, इससे ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। देखो इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बताया, चार्ट बनाया था उस दिन मैंने कि एक प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ये जो लाइट रिएक्शन है ये होती है ग्रेना में, और ये जो डार्क रिएक्शन है ये होती है स्ट्रोमा में। ठीक है, ग्रेना में और स्ट्रोमा में दोनों में ये क्रिया होती है। ऐसा नहीं है, देखो कभी कभी इस जगह पर, यानी जो लाइट रिएक्शन होती है ये दो प्रकार की है, इसको हमने पढ़ लिया था उस दिन कि ये साइक्लिक और ये नॉन साइक्लिक। ठीक है, इसमें केवल एटीपी का निर्माण होता है, और यहाँ पर एटीपी प्लस NADPH2 जो स्वांगीकारी शक्ति होती है उसका निर्माण होता है। इस स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण होने के बाद ये डार्क रिएक्शन में यानी कि स्ट्रोमा में चली जाती है, और वहाँ पर CO2 का अपचयन होता है जिससे
C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ये पूरी रिएक्शन है यहाँ पर और हम इस पूरी रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कुछ और भी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं, ये सिद्ध करती हैं कि वास्तव में प्रकाश और अप्रकाश अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, हम ये सब कह रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हैं या कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ प्रयोग हैं, वो ये बताएंगे कि वास्तव में दो प्रकार की रिएक्शन जिसे हम प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया का नाम देते हैं, ये पाई जाती हैं। देखो भाई, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ब्लैकमैन, काला आदमी, ब्लैकमैन। तो ब्लैकमैन ने प्रदर्शित किया था कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तथा शुद्ध रासायनिक अवस्था, शुद्ध रासायनिक अथवा जैव रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। दो प्रकार की क्रिया, एक तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी जैव रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, बायोकेमिकल, जैव रासायनिक। एक तो होती है फोटोकेमिकल, एक होती है जैव केमिकल या जैव रसायन, बायोकेमिकल। ये दोनों रिएक्शंस संपन्न होती हैं। अब इसके देखो अनेक प्रमाण हैं। ये तो प्रकाश में होगी और ये होती है अप्रकाश में। जिसमें पहला है भाई आंतरायिक प्रकाश का प्रयोग। आंतरायिक, इसको इंटरमिटेंट कहते हैं। इंटरमिटेंट आंतरायिक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम एक व्यवस्था करते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक प्रकाश की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है और यहाँ पर रखा हुआ है प्लांट। ठीक है, ये प्लांट है। अब इस प्रकाश को हम लाइट दे रहे हैं, जैसे यहाँ से लाइट देंगे तो आंतरायिक प्रकाश का मतलब होता है कि जैसे हम फिक्स कर लें कि भाई 20 सेकंड के लिए हमको लाइट देनी है, उसके बाद हम लाइट को बंद कर देंगे कुछ समय के लिए। मान लो हमने 8 सेकंड के लिए बंद कर दी। ठीक है, 20 सेकंड के लिए हमने लाइट दी, 8 सेकंड के लिए बंद कर दी, फिर हमने दोबारा से 20 सेकंड के लिए लाइट दी, फिर 8 सेकंड के लिए बंद कर दी। तो यानी कि एक बार प्रकाश दिया जाए फिर उसका अंधकार किया जाए, तब इसको हम कहते हैं आंतरायिक प्रकाश या इंटरमिटेंट लाइट। ठीक है, प्रकाश दे दिया फिर बंद कर लिया, फिर दे दिया फिर बंद कर दिया। तो ये जो स्थिति है, एकांतर क्रम में प्रकाश और अंधकार की जो विक्रिया होती है, इसे हम कहते हैं आंतरायिक प्रकाश। ठीक है, इंटरमिटेंट। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये जो प्लांट है, इस प्लांट को हम एक बार देते हैं, मान लीजिए सतत प्रकाश देते हैं, कंटिन्यूस लाइट, सतत प्रकाश, यानी कि इसमें हम लगातार प्रकाश देते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो जिस दर से यहाँ पर, अब मैंने आपको बता रखा है कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, उस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में तो एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन जो अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोराइलेशन होता है उसमें एटीपी के साथ साथ NADPH2 का निर्माण भी होता है। तो ये जो NADPH2 का निर्माण होता है, ये NADPH2 स्वांगीकारी शक्ति होती है, और ये जो स्वांगीकारी शक्ति है इसका उपयोग अंधकार में किया जाता है। और देखो मेन बात ये है, अंधकार मतलब स्ट्रोमा में किया जाता है। मेन बात ये है कि जो NADPH2 और जो ATP बन रहा है, जितनी दर से ये ATP और NADPH2 बनता है, उतनी दर से इसका उपयोग डार्क रिएक्शन में यानी कि अंधकार की अभिक्रिया में नहीं हो पाता। जब उतनी दर से इसका उपयोग नहीं हो पाएगा तो जो फोटोसिंथेसिस की जो ईल्ड होती है, उत्पादन या लब्धि जो होती है, वो घट जाती है। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, सतत प्रकाश में क्या होगा कि जब प्रकाशिक
अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोराइलेशन होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उस स्थिति में जो ATP और NADPH2 बनते हैं, जिस गति से वे बनते हैं उतनी गति से उनका उपयोग डार्क रिएक्शन में, यानी कि जो CO2 फिक्सेशन वाली कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है उसमें नहीं हो पाता है। इसलिए इसकी जो यील्ड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बनने की जो लब्धि है वो घट जाती है, ठीक है, या कम बनती है। दूसरा हम देखें भाई यहाँ पर हम इसको इंटरमिटेंट लाइट दे रहे हैं, यानी कि कभी हम 20 सेकंड के लिए दे रहे हैं फिर रोक रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जितना ATP और NADPH2 बनता है उतना ATP और NADPH2, ठीक है, उतना ATP और NADPH2 ये अंधकार की अभिक्रिया के द्वारा पूरा के पूरा कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, और इस प्रकार जो इसकी लब्धि होती है, जो यील्ड होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। सतत प्रकाश में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो ATP और NADPH2 बनता है उसका जो उपयोग है ये उतनी दक्षता के साथ अंधकार की अभिक्रिया में नहीं हो पाता जितना इंटरमिटेंट में होता है। तो इंटरमिटेंट में क्या होता है भाई, 20 सेकंड के लिए हमने इसको प्रकाश दिया, इसमें ATP NADPH2 बने, फिर हमने रोक दिया। जब हमने रोक दिया तो अब क्या ATP NADPH2 का निर्माण नहीं होगा। अब जितना ATP और NADPH2 बना है वो कहाँ जाएगा, डार्क रिएक्शन में जाएगा, और यहाँ पर इस डार्क रिएक्शन में इस स्वांगीकारी शक्ति का उपयोग कर लिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में। तो इसमें जो सतत प्रकाश में जो लब्धि प्राप्त होती है उसकी मात्रा कम होती है, और जो डार्क रिएक्शन में जो लब्धि प्राप्त होती है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। अर्थात यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है वो ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में एक रिएक्शन तो ऐसी होती है जो प्रकाशिक होती है, और एक रिएक्शन ऐसी होती है जो अप्रकाशिक होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसमें प्रकाशिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों का उपयोग किया जाता है। जिससे अब देखो बात यह है कि जब तक इनकी मात्रा रहेगी ज़्यादा तब तक प्रकाशिक अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि जब ये ज़्यादा बन जाएंगे तो इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ये घटेंगे है नहीं क्योंकि यील्ड नहीं बन रही है। तो इससे क्या होगा, प्रकाशिक अभिक्रिया की मात्रा घट जाएगी या इसकी रेट घट जाएगी। लेकिन जब हम इसको इंटरमिटेंट में चलाएंगे तो 20 सेकंड में जो बनेगा वो पूरा खत्म हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो फिर इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। इसलिए आंतरायिक प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से इस प्रयोग से पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण में एक क्रिया ऐसी होती है जिसके लिए लाइट की आवश्यकता होती है, और एक क्रिया ऐसी होती है जिसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट इज तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोशिएंट या तापमान गुणांक। देखो एक ए रिएक्शन है, ये ए रिएक्शन किसी निश्चित तापमान में, मान लो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, तो इसकी जो उत्पाद है वो मान लीजिए C आता है। एक बी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन या तो 27 डिग्री पर हो रही है या फिर ये 47 डिग्री पर हो रही है, यानी कि इससे या तो 10 डिग्री कम या इससे 10 डिग्री ज़्यादा, पर जो उत्पाद आता है वो D है, ठीक है। तो C और D का जो अनुपात होता है, C/D का जो अनुपात होगा, ये कि C/D, ये जो होता है इसी को हम कहते हैं क्या, तापमान गुणांक। अर्थात परिभाषा हो जाएगी कि किसी क्रिया का तापमान गुणांक एक निश्चित तापमान में क्रिया की दर तथा उससे 10 डिग्री कम या ज़्यादा ताप पर क्रिया की दर का अनुपात होता है। तो देखो यहाँ पर मान लो निश्चित तापमान हमने 37 डिग्री लिया है तो इस पर C आता है, यहाँ पर हमने 10 डिग्री कम 27 या फिर 47 डिग्री लिया है तो इसका आता है D, ठीक है। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोशिएंट, या इसको हम Q10 का नाम देते हैं, इनके Q10 = C/D।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, तापमान गुणांक, यानी किसी एक निश्चित तापमान पर क्रिया की दर तथा उससे 10 डिग्री कम या 10 डिग्री अधिक तापमान पर क्रिया की दर का जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं तापमान गुणांक या टेम्परेचर कोशिएंट। इसे Q10 भी कहते हैं। अब देखो, भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं के लिए, भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं, भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं के लिए Q10 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। परंतु जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए Q10 का मान 2 होता है या इससे अधिक 3 हो जाएगा, 2 या 3 होता है। इसका अर्थ है कि तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि अगर की जाए तो उस क्रिया की दर पर 2 या 3 गुना परिवर्तन होता है। ठीक है ना? अगर मान लीजिए तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए तो उसका जो परिवर्तन होगा रिएक्शन रेट का, वो 2 या 3 गुना हो जाता है। और देखो, ब्लैकमैन ने प्रयोगों में देखा, यहाँ पर भी ब्लैकमैन है, तो ब्लैकमैन ने प्रयोगों में देखा कि यदि पौधे को पर्याप्त प्रकाश और CO2 सांद्रता उपलब्ध कराई जाए तो Q10 का मान 2 या अधिक होता है। देखो भाई, अगर मान लीजिए लाइट दी जाए, यानी कि प्रकाश दिया जाए और CO2 उपलब्ध कराई जाए तो Q10 का मान ये 2 या 3 होता है। तो 2 या 3 किसके लिए है? जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए है, भौतिक रासायनिक के लिए नहीं है, केवल किसके लिए? जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए है। तो इससे स्पष्ट होता है, इससे क्या हो जाएगा, Q10 का मान जब 2 या 3 आता है तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि कोई ना कोई एक अभिक्रिया ऐसी है जो प्रकाश से फ्री होती है। भाई, इससे पहले हमने जो इंटरमिटेंट लाइट का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें यही पढ़ा है कि कोई ना कोई रिएक्शन एक लाइट के लिए, लाइट की उपस्थिति में होती है और एक अंधकार में होती है, क्योंकि एक में तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है, अगर सतत प्रकाश दिया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो यील्ड है या जो लब्धि है वो कम हो जाती है, लेकिन अगर हम उसको इंटरमिटेंट देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की जो लब्धि है वो ज़्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि प्रकाशिक अभिक्रिया में बनने वाला पूरा जो सांगिकारी शक्ति है उसका उपयोग अधिक दक्षता के साथ किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने ब्लैकमैन ने दूसरा कर दिया टेम्परेचर कोशिएंट से कि भौतिक रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए Q10 का मान 1 होता है, जबकि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए Q10 का मान 2 या 3 होता है। तो उन्होंने इसका अर्थ देखो ये होता है, अगर प्रकाश और CO2 अधिक मतलब पर्याप्त दिया जाए तो इसके लिए Q10 का मान 2 या 3 है। इसका मतलब है कि एक जो अभिक्रिया है वो प्रकाश पर डिपेंड है, जिसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं कि जो तापमान से प्रभावित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, और वो जैव रासायनिक अभिक्रिया जो है वो है अप्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, तो वहाँ भी मैंने बताया था इंटरमीडिएट वाले में कि ATP और NADPH2 जो हैं, इन दोनों का उपयोग जब हम प्रकाश की मात्रा को बंद कर देते हैं या प्रकाश को बंद कर देते हैं तो इनका उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया में कर लिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि लाइट और CO2 जब दी जाएगी तो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है ये 2 या 3 तापमान गुणांक आता है इसका परिमाण। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक रिएक्शन ऐसी है जो प्रकाश से प्रभावित है, एक रिएक्शन ऐसी है जो प्रकाश से अप्रभावित है। तो प्रकाश से अप्रभावित कौन सी है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट हैं ये सिद्ध करते हैं कि 2 प्रकार की रिएक्शन होती हैं, एक प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब एक इससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, रेड
ड्रॉप इफेक्ट या ये दूसरा है, इसका नाम है इमर्सन इफेक्ट। ठीक है, ये दो। या हम ये भी कह सकते हैं कि टू पिगमेंट सिस्टम या टू फोटो सिस्टम। ठीक है, दो वर्णक तंत्र या टू फोटो सिस्टम। तीन चीज़ें हैं, एक तो है रेड ड्रॉप इफेक्ट, एक है इमर्सन और एक है टू फोटो सिस्टम। देखो, एक परिभाषा है जिसका नाम है क्वांटम यील्ड, क्वांटम लब्धि, या इसे हम कहते हैं क्वांटम यील्ड। तो ये जो क्वांटम यील्ड है ये क्या है? देखो, एक क्वांटा प्रकाश के अवशोषण पर, देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बात कि जब प्रकाश संश्लेषण की CO2 प्लस H2O और प्रकाश ये जब मिलते हैं तो यहाँ पर C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकलती है जो एनवायरनमेंट में जाती है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकलती है ये इसका बाई प्रोडक्ट है या उप उत्पाद है। तो एक क्वांटा प्रकाश के अवशोषण पर जितने ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं उसे हम क्वांटम प्राप्ति कहते हैं या क्वांटम यील्ड कहते हैं। जैसे मान लो एक क्वांटा प्रकाश ग्रहण किया और एक क्वांटा प्रकाश की ग्रहण करने पर कितने ऑक्सीजन निकल रहे हैं, कितने ऑक्सीजन के अणु निकल रहे हैं, ये सब क्या कहलाता है? क्वांटम यील्ड या क्वांटम प्राप्ति। यानी कि प्रकाश के अंदर जाने पर या प्रकाश के द्वारा, एक क्वांटा प्रकाश के द्वारा कितने ऑक्सीजन के अणु निकाले जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, इसे हम कहेंगे क्वांटम प्राप्ति या क्वांटम यील्ड। और देखो इसमें क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये दो क्वांटा क्रिया मानी जाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश को हम मानते हैं प्रकाश क्वांटा के रूप में गति करता है, तो दो क्वांटा मानी जाती है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए दो क्वांटा प्रकाश की आवश्यकता होती है। कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है? दो क्वांटा प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब यदि हमको एक CO2 का अणु अपचयित करना है तो उसके लिए हमको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ठीक है, दो क्वांटा प्रकाश से विक्रिया मानी जाती है। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए या उत्तेजित करने के लिए हमको दो क्वांटा की आवश्यकता होती है। यदि हम एक CO2 के अणु को अपचयित करेंगे तो हमको यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना प्रकाश चाहिए? दो क्वांटा। तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको चाहिए कितना? 8 क्वांटा। कितना चाहिए? 8 क्वांटा। यानी कि CO2 को अपचयित करने या ऑक्सीजन के एक अणु को निकालने के लिए 8 क्वांटा प्रकाश की आवश्यकता होती है। कितने क्वांटे की आवश्यकता होती है? 8 क्वांटा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें प्रति क्वांटा, तो इसमें एक ऑक्सीजन का अणु ऑब्लिक 8 क्वांटा प्रकाश, तो ये अगर देखा जाए तो 12% के आसपास आता है। ठीक है, 12.5%। इसका मतलब क्या है कि केवल 12.5% प्रकाश की ही आवश्यकता है, अर्थात 12.5% प्रकाश ही काम में आ रहा है। बाकी का सारा प्रकाश कहाँ जा रहा है? एनवायरनमेंट में जा रहा है। ठीक है, तो एक क्वांटा प्रकाश यानी कि दो क्वांटा प्रकाश एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है और CO2 के अणु को अपचयित करने के लिए हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 8 क्वांटा चाहिए, अर्थात एक ऑक्सीजन अणु या एक CO2 अणु को अपचयित करने या एक O2 को मुक्त करने के लिए हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 8 क्वांटा प्रकाश चाहिए। तो 1/8 बराबर 12.5%। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। और देखो रिएक्शन चलती कैसे है, ये CO2 प्लस 4 H आयन इज इक्वल टू CH2O प्लस H2O। CH2O ये कार्बोहाइड्रेट है प्लस H2O ये जल है। 4 H2O, ठीक है, इसका जब अपघटन होता है तो 4 OH आयन प्लस 4 H आयन, ठीक है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। फिर जो 4 OH आयन होते हैं, ये 4 OH आयन ये 2H2O बना लेते हैं प्लस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो ये पूरी रिएक्शन है जो यहाँ पर चलती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमको। हमने अभी देखा था कि एक CO2 के अणु को निकालने, अपचयित करने के लिए या एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। जब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 क्वांटा, तो ये हो जाएंगे 8 क्वांटा प्रकाश। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन 1/8 बराबर 12.5%। ये पूरी रिएक्शन है। अब देखो रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है। देखो ये वैज्ञानिक हैं इमर्सन। तो इमर्सन जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने विभिन्न प्रकाश तरंगदैर्घ्यों पर प्रकाश की क्वांटम लब्धि का अध्ययन किया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रकाश तरंगदैर्घ्य हैं और तब जाकर के ही डिसीजन आया कि कौन सी तरंगदैर्घ्य पर ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, कौन सी पर कम होता है। तो जो इन्होंने अलग अलग तरंगदैर्घ्यों का अध्ययन किया तो क्या पाया, देखो कि जब 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दिया जाता है तो क्वांटम लब्धि जो है वो घट जाती है। ठीक है भाई, 680 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जब दिया जाता है तो क्वांटम लब्धि जो होती है ये स्पष्ट रूप से घट जाती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। और देखो उस दिन मैंने बताया था और देखो ये जो 680 नैनोमीटर है ये लाल प्रकाश में पड़ता है। ठीक है, किसमें पड़ता है, ये लाल प्रकाश से दूर पड़ता है। तो लाल प्रकाश में पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, इसलिए इसे हम कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्या कहेंगे इसको, रेड ड्रॉप इफेक्ट। अगर हम दो प्रकार की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दें, एक 680 से ज़्यादा, एक 680 से कम, तो उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो बढ़ जाती है। अगर हम दो तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देते हैं तो बढ़ती है और अगर एक का देते हैं तो ये घटती है। इसका मतलब ये होता है कि इस तरंगदैर्घ्य पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं, जो एक लाल प्रकाश से कम पे काम करता है और दूसरा लाल प्रकाश से आसपास से, यानी कि एक 680 से कम पे काम करेगा, एक 680 से ज़्यादा पर काम करेगा। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर अगर इस तरह से बनाएं तो एक ये है, ये ए प्लांट है जिसको हमने 680 से कम का दिया है,
ठीक है। एक ये है दूसरा जिसको हमने 680 से ज़्यादा का दिया है, और एक ये तीसरा प्लांट है जिसको हमने 680 प्लस दोनों एक साथ दिए हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी आती है, इसमें इतनी आती है, इसमें इतनी ज़्यादा आती है, यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें बनने वाली जो जब्दी है वो इन दोनों के योग से भी ज़्यादा होती है। तो इसे हम कहते हैं इमर्सन प्रभाव। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।